कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अकादमिक वार्ता में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास जानने के स्रोत, सोर्सेस, है ना। तो सोर्सेस क्या है, स्रोत से आप लोग क्या समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि स्रोत क्या है, क्या है। तो सबसे पहले ये है कि जहाँ से इतिहास लिखा जा रहा है, जहाँ से इतिहास का निर्माण होता है, उन्हें स्रोत कहते हैं। इतिहास लेखन अथवा निर्माण हेतु निर्माण लिखा है ये, निर्माण हेतु जिन प्रमाणों का प्रमाण एवं स्रोतों का, इस तरीके से कह सकते हैं, प्रमाणों एवं स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। वे इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। वे इतिहास के स्रोत कहलाते हैं। चलिए उदाहरण के लिए इस तरीके से समझ सकते हैं। जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति, जो नारी सोई पुरुष, या में कछु नहीं विभक्ति। ये लाइन है, ये पंक्ति लिखी हुई है। जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति, जो शिव सोई शक्ति, और जो नारी सोई पुरुष, जो नारी सोई पुरुष, या में कछु नहीं विभक्ति। या में कछु नहीं विभक्ति। अब ये लिखी हुई है पंक्ति भारतेंद्र जी ने, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने। तो ये 1874 में लिखी इन्होंने। एक पत्रिका थी बालाबोधिनी। उदाहरण के लिए समझा रहे हैं, आप समझने का प्रयास करिए इसको। बालाबोधिनी, ठीक है। बाला मतलब लड़की और बोधिनी मतलब ज्ञान, है ना। इन महिलाओं की सबसे पहली पत्रिका बालाबोधिनी, बोध ज्ञान, बोधिनी। अब ये बात हमने आपको बताई कि जो हरि सोई राधिका, जो शिव सोई शक्ति, जो नारी सोई पुरुष, या में कछु नहीं विभक्ति। अब हमने कह दिया इसको भारतेंद्र जी ने लिखा, 1874 में लिखी गई। तो आप कैसे मानेंगे कि इस बात को, क्योंकि कहेंगे आप तो सर उस समय जीवित संसार में थे ही नहीं, 1874 में आपका जन्म ही नहीं हुआ था। तो ये क्या है, ये एक पत्रिका है बालाबोधिनी, जो बनारस में भारत कला भवन में रखी है। तो वहाँ से जब आप पढ़ेंगे तो 1874 की पत्रिका में ये क्या होगा, एक स्रोत हो गया, सोर्सेस हो गया, है ना।
ये स्रोत होगा। अब कभी इतिहास आप लिखने बैठे, उसमें ये कोटेशन आपने डाल दिया और इसका रेफरेंस दे दिया बालाबोधिनी का, कहाँ से प्रकाशित हुई थी, किसने लिखा, कौन से अंक में लिखा गया, है ना। तो ये क्या होगा, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आ जाता है। अभी हम साहित्यिक स्रोत के, अभी हम लोग स्रोत, ये उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं कि स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है। इतिहास जहाँ से लिखा जा रहा है, इतिहास का जहाँ से निर्माण हो रहा है, और जिन स्रोतों को का प्रयोग किया जाता है, उन्हें इतिहास जानने के, उन्हें स्रोत कहा जाता है, उन्हें सोर्सेस कहा जाता है। ठीक है। अब सोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं, सवाल ये उठता कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के। तो 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, और दूसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत, लिटरेरी स्रोत, मतलब जो साहित्यिक स्रोत है, लिटरेचर। अब आप एक एक पॉइंट को देखते चले जाइए इस तरीके से। और पुरातात्विक स्रोत में आप सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पुरातात्विक स्रोत, पहला जो हेडिंग है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में समझिए सबसे पहले अभिलेख। अब अभिलेख क्या है, अभिलेख क्या है, तो अभिलेख कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले प्रस्तर अभिलेख, प्रस्तर अभिलेख। दूसरा आपका बृहद प्रस्तर अभिलेख, प्रस्तर अभिलेख। तीसरा आपका लघु स्तंभ लेख। इसी तरीके से गुहालेख, गुहालेख। इसी तरीके ताम्रलेख, ताम्रलेख। अब इसमें आपको बृहद प्रस्तर अभिलेख बड़े पत्थर पर लिखा गया, लघु स्तंभ लेख जो छोटे स्तंभों पर लिखा गया, बृहद स्तंभ लेख बड़े स्तंभों पर लिखा, गुहालेख गुहाओं में लिख दिया, गुफाओं में लिख दिया गया, ताम्रलेख ताम्रपत्र पर लिख दिया गया, प्रशस्ति वगैरह लिखी जाती थी इस तरीके से। अब जैसे आप पढ़ेंगे, जब आप मौर्य काल पढ़ेंगे, है ना, मौर्य काल पढ़ेंगे, जब मौर्यन पीरियड पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मौर्य काल में आपको पढ़ने को मिलेंगे अभिलेख वगैरह, अशोक के अभिलेख। तो दरअसल होता क्या है, जब आप जैसे कोई प्रचार करना है आपको, तो देखिए आज के समय में कैसे बड़े बड़े पंपलेट लोग लगा देते हैं, उस पर अपनी बातें लिख देते हैं। इस तरीके से अशोक ने भी अपनी बातें लिखी। अभिलेखों से बहुत कुछ जानकारी मिलती है। अभिलेखों से वहाँ की लिपि के बारे में जानकारी मिलती है, भाषा के बारे में जानकारी मिलती है, उनकी सीमा क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है, कहाँ तक। मान लीजिए आपको कोई बात लिखनी है, ठीक है, तो आप एक जहाँ आपका साम्राज्य है वहीं तक आप सीमा में लिखोगे उस बात को, है ना। अब आप बाहर नहीं लिख सकते हो, अब आप झूठ नहीं लिख सकते हो। मान लीजिए किसी ने लिख दिया कि हम सारे स्टूडेंट के अकाउंट में 15 हज़ार रुपये डाल दिए, तो कल को आप वहाँ पर सवाल पूछा जाएगा कि आपने ये ऐसा क्यों लिखा, है ना। तो पढ़ेंगे हम लोग, जब अभिलेख पढ़ेंगे विस्तार से पढ़ेंगे, भाषा पता चलता है, लिपि पता चलती है। मान लीजिए जैसे आप स्टेशन पर जाते हो, तो स्टेशन पर जब जाते हो तो देखते हो स्टेशन पर हिंदी इंग्लिश में लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए आप इलाहाबाद गए, या फिर आप प्रयाग में गए, या फिर हाँ वही इलाहाबाद का नाम प्रयाग हो गया, या फिर आप किसी भी स्टेशन गए, लखनऊ में गए, तो हिंदी और इंग्लिश और उर्दू में लिखा रहेगा। और अगर आप दक्षिण भारत चले जाइए तो तमिल तेलुगु में लिखा रहेगा, इंग्लिश में लिखा रहेगा। मतलब वहाँ का भाषा प्रेम पता चलता, भाषा प्रेमी पता चलता है कि कौन सी भाषा, है ना। अभिलेख हम पढ़ाएंगे, जब आपको बताया जाएगा कि 4 भाषाओं में अभिलेख मिले, किन किन कौन सी लिपि का प्रयोग होता था, कौन सी भाषाओं का प्रयोग होता है, ये सब हम लोग पूरा पढ़ेंगे हम लोग जब अशोक के अभिलेख। अब मान लीजिए इस तरीके से अशोक ने कौन से अभिलेख में महामात्यों की नियुक्ति करी। महामात्य मतलब जो धर्म के विषय में धम्म का प्रचार करते थे। धम्म क्या है, ये सारी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे अभिलेख जब पढ़ेंगे, जब अशोक का अभिलेख पढ़ा जाएगा। तो ये मोटा मोटा उदाहरण के लिए हम लोग बता सकते हैं आपको, जैसे कहा कि कीमचू धम्मे, कीमचू धम्मे, धम्म क्या है ना। अब उसने लिखा, उसमें अभिलेख में लिखा,
अपासने बहुकायने दयादाने साचे सोचे माधवे साधवे चा। मतलब उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें लिखी कि अपासने, अपासने बहुकायने, बहुकायने दयादाने साचे सुचवे, साचे सोचिए, साचे सोचिए। अपासने बहुकायने दयादाने साचे सोचे माधवे साधवे चा। माधवे साधवे चा, ये लिखा। इस तरीके से क्या है, इन्होंने बताया कि देखिए अपासने पाप रहित है ना, पाप रहित, बहुत से कल्याण के कार्य करना, बहुकायने कल्याण के कार्य करना, दयादाने, आप जान ही रहे दयादाने, दया करना, दान करना, साचवे सोचवे सत्य बोलना, सोचे मतलब सुचेता, साचे मतलब सत्य है ना, माधवे साधवे चा साधुता। तो इस तरीके से हम लोग ये सब अभिलेख जब पढ़ेंगे, अब ये सब लिखा, एक व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने अशोक का अभिलेखों के आधार पर ही किताब लिख दिया उन्होंने। इस तरीके से आप समझ सकते हो कितना महत्व है अभिलेखों का, है ना। अब पुरातात्विक स्रोत में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंतर्गत। हम लोग जैसे पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है, जैसे जो भवन होते हैं वो आ जाते हैं, किले आ जाते हैं, फोर्ट जो होते हैं, महल आ जाते हैं। महल और फोर्ट में अंतर समझ रहे हो? फोर्ट में कभी गए आप? लाल किला, चारों तरफ दीवार घिरी रहेगी, अंदर बहुत सारे आवास बने रहेंगे, जैसे कई चीजें इस तरीके से, जैसे रानी का महल अलग बना रहेगा, राजा का महल अलग बना रहेगा। फोर्ट होता है, महल जो नॉर्मल महल होता है, स्तूप है। अब चलिए इसमें हम लोग इस तरीके से हम देख लेंगे कि जो पुरातात्विक स्रोत हैं उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। चलिए सबसे पहले देखेंगे भवन हैं, स्मारक हैं, किले हैं, फोर्ट है ना, स्तूप है, बिहार है। बिहार बौद्ध विहार होते थे, बिहार राज्य नहीं, बिहार मतलब जहाँ निवास बौद्ध भिक्षु लोग निवास करते थे, बिहार स्टेट वाला बिहार नहीं। चैत्य हैं, सब पढ़ा जाएगा। मंदिर हैं, ये सब क्या है पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अगर आप मिडिवल में देखेंगे, मध्यकालीन के समय में, तो आपको जैसे मस्जिद है, मस्जिद है, कुतुब मीनार हैं, मतलब मीनार, मीनार बोलते हैं उसको, कुतुब मीनार मुंह से निकल, कुतुब मीनार तो एक दिल्ली में है, मीनार सिर्फ लिख सकते हैं, मीनार के अंतर्गत सारी कुतुब मीनारें आ जाएंगी। जैसे हैदराबाद में कुतुब मीनार है, ये सब जो दिल्ली में कुतुब मीनार है, मीनारें जो होती हैं, है ना, मीनार लिख लीजिए यहाँ पर, मीनार, मीनार है। और आपका ये जो इनके मकबरे वगैरह होते हैं, मकबरे हैं,
गुंबद हैं, मेहराब युक्त हैं, मेहराब हैं, युक्त भवन, मदरसे हो गए, मदरसे जिसमें शिक्षा दी जाती थी, मुस्लिम शिक्षा। इसी तरीके से अगर आप आधुनिक में देखेंगे तो आप आधुनिक में अगर देखेंगे, आधुनिक के समय में, तो आधुनिक के समय में क्या, जैसे आधुनिक के टाइम में क्या मिलेगा, जैसे संसद भवन है, अभी नया संसद भवन बना है भारत में, संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन हो गया, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, प्रधानमंत्री म्यूजियम, मेमोरियल, एवं लाइब्रेरी आदि। लाइब्रेरी मतलब ये इसी के साथ लाइब्रेरी जुड़ी हुई है ना, इसीलिए लाइब्रेरी पूरा नाम लिख दिया हूँ, है ना। दिल्ली में है, दिल्ली में 3 मूर्ति भवन, दिल्ली, है ना। तो इस तरीके से ये पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आती हैं सारी चीज़ें, पुरातात्विक के अंतर्गत आती हैं। अब हम लोग देखेंगे जैसे उसके अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख हैं। नंबर 1 पर अभिलेख, जो हम लोग अभी पढ़ लिए हैं, बता दिया आपको, बताया गया अभिलेख क्या है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ये जो सिक्के, दूसरे नंबर पर सिक्के, सिक्कों का महत्व क्या है, सिक्के पढ़ेंगे हम लोग, कॉइन्स। सिक्के का एक अपना पूरा अध्ययन है, उसका अध्ययन शास्त्र होता है, उसकी उस समय की जो धातु का अध्ययन, सिक्कों की विधि पूरा होती है, अध्ययन की विधि है सिक्कों की। बताता हूँ, बोर्ड थोड़ा साफ कर देते हैं इसको। हाँ, अब मान लीजिए पहले नंबर पर हम लोगों ने अभिलेख पढ़ लिया। अभिलेख, दूसरे नंबर पर सिक्के। सिक्कों में आप जैसे देखते हैं कि आप समुद्रगुप्त के सिक्का देखते हैं, समुद्रगुप्त का, वीणा वादन, क्या है भाई वीणा वादन? सिक्के पर वीणा बजाते हुए चित्र बना हुआ है, इससे पता चलता है वो संगीत प्रेमी था, संगीत प्रेमी था। संगीत प्रेमी था, इससे पता चलता है। उसके बाद अगर हम लोग देखिए, सिक्का एक सातवाहन काल में गौतम पुत्र सतकर्णी नाम का एक व्यक्ति हुआ, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो गौतमी उसकी माता का नाम था, गौतमी पुत्र सतकर्णी। तो उसने महाराष्ट्र में एक जगह है, और एक नाहपान व्यक्ति था, नाहपान व्यक्ति का जो सिक्के थे, उन बाकायदा सिक्कों को उन्होंने खजाने को लूटा, और उन सिक्कों पर
जो एक तरफ नहपान का नाम लिखा हुआ है, दूसरी तरफ गौतमीपुत्र सतकर्णी का नाम लिखा हुआ है। नहपान पहले शासन करता है और गौतमीपुत्र सतकर्णी बाद में शासन करता है। इससे यह पता चलता है कि बाकायदा उन सिक्कों को लूटा गया और उन सिक्कों पर अपना नाम लिखा गया। मतलब एक शासक दूसरे कमजोर शासक के सिक्कों पर अपना नाम लिखा देता है। उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, जब वर्तमान की सरकार भारत में बनी तो सबसे पहले क्या किया, नोटबंदी लगाया, 500 का नोट बंद कर दिया। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कोई भी किसी की भी सरकार आए, कोई भी सत्ता में आए, सब लोग पहले पैसों पर, मुद्रा पर, सिक्कों पर कार्य करते हैं। पढ़ूंगा, ये सब पढ़ा जाएगा बाद में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग क्रमिक रूप से पढ़ेंगे। अभी समझने के लिए समझिए कि जैसे उसके बाद में मूर्तियाँ। चलिए तीसरे नंबर में मूर्ति, ये मूर्ति है तीसरे नंबर। मूर्तियाँ जो स्टेचू है वो कैसे, उसका क्या, जैसे इनकी शैलियाँ हैं। एक गंधार शैली, गंधार शैली, गंधार शैली क्या थी, ये यूनानियों के द्वारा शैली प्रारंभ करी गई, जिसमें उन्होंने जैसे बुद्ध को है, बुद्ध की मूर्तियां जो बनाई उन्होंने वो सौंदर्यप्रक मूर्तियां बनाई। जैसे बुद्ध को आपने देखा, उनके घुंघराले बाल होते हैं, कान बड़े बड़े होते हैं और नाक लंबी सी, नख लंबे, कान बड़े, मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो इस तरीके से क्या है, ये गंधार शैली। दरअसल क्या है, ये अपोलो में, अपोलो देवता यूनान के आधार पर, ये यूनानी देवता थे अपोलो देवता, उसके आधार पर ये सौंदर्यपूर्वक मूर्तियां बनाई गई हैं। उसके बाद जैसे मथुरा शैली आती है भारत में, मथुरा शैली। तो मथुरा शैली के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कुछ अध्यात्म आधारित, जैसे बुद्ध को हाथ उठाए हुए ऊपर दिखाया गया, इस तरीके से शैलियाँ हैं। इन मूर्तियों से हमें एक इतिहास लिखने में सहायता मिलती है। इसलिए ये जो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं उनके तहत आती हैं, है ना। उसके बाद मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन जो है, मिट्टी के बर्तन की बात करें तो हम लोग देखते हैं, जैसे मिट्टी के बर्तन का मतलब, इसको इतिहास में जब पढ़ेंगे उसमें लिखा रहेगा मृदभांड। इतिहास की किताबों में सब जगह मृदभांड लिखा रहता। तो मृदभांड अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से मिले। कहीं जैसे लाल मृदभांड मिले, कहीं पर गेरुवर्णी मृदभांड मिले, कहीं पर धूसर मृदभांड मिले, धूसर मृदभांड मिले। मतलब अलग अलग समय स्थिति के अनुसार हमें पता चलता है जो मिट्टी के बर्तन मिले, इनसे भी हमें इतिहास लिखने में सहायता मिलती है। ये भी सोर्सेस के तहत पर हम लोग इनको समझ सकते हैं, जो पुरातात्विक स्रोत हैं। उसके बाद ये है तो आपका सील और मनके मोती, है ना। ये क्या, सील मनके मोती मतलब जो आपका कारखाने वगैरह होते थे, शिल्पकार वर्ग। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के लिए, जो एक वर्ग है जो कृषि करता है, एक वर्ग है जो कृषि करता है और दूसरा वर्ग है जो शिल्पकार वर्ग है। तो मान लीजिए जो शिल्पकार वर्ग है तो वो कृषि नहीं कर रहा तो क्या खाना नहीं खाता है? खाता है। खाना हम लोग खाते हैं, जो रोटी अनाज से बनती है ना, तो ये अनाज तो बना नहीं रहा। तो अब उदाहरण के तौर पर हम आपको समझा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कोई शिल्पकार वर्ग है, ये ठीक है, ये शिल्पकार वर्ग है कोई, ठीक है। तो इसने क्या किया, कोई शिल्पकार है तो ये मनका बना रहे हैं, मोती से
हार बना रहे हैं। अब ये कोई किसान है, कृषक है, किसान ने क्या किया, मान लीजिए 100 कुंटल गेहूं पैदा किया, बाजार में ले गया, और उदाहरण के लिए मान लीजिए 2 लाख रुपए का बिका, और जो ये हार बनाने वाला है क्या करता है, एक हार बना दिया, 70,000 का एक हार बिक रहा है इसका। ये ट्राली में भर के गेहूं लेके जा रहा है कृषक बेचारा, वहाँ बेच रहा है शहर में। हम लोग जब शहरीकरण पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें शहरीकरण वगैरह में हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो पुरातात्विक स्रोत हैं, आज हमने पढ़ा पुरातात्विक स्रोत, जो हमारा इतिहास जानने के स्रोत के अंतर्गत आज के टॉपिक थे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत, और साहित्यिक स्रोत में हम लोग काफ़ी विस्तार में पढ़ेंगे चीज़ें। साहित्यिक स्रोत बहुत ही विस्तृत तरीके से पढ़ा जाएगा। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना सुझाव और प्रश्न लिख सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। अगर हमसे कोई पर्सनल लिखना चाहते हो कुछ, तो हमारा ये मेल है, ईमेल आईडी है। हमारा अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो ये हमारा टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है, इससे आप इस पे जुड़ जाइए। व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाया है, उसी ग्रुप में जुड़ के आप हमें मैसेज करिए, आप जुड़ जाइए, पढ़िए, मूल्यांकन करिए अपना। कहते हैं ना, जीवन में 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती है, लेकिन 1 मिनट का लिया गया फैसला ज़िंदगी को बदल देता है।